जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जो भी हमने अब तक पढ़ा, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड स्विच केसेस के बारे में। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। जो भी हम अब तक पढ़ते आए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, इन सबको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। आपने ये ऊपर के चार तो पढ़े होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट मॉड्यूलो क्या होता है ये अब देखते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम VS कोड खोल लेते हैं। जो हमने फोल्डर बनाया था सी द कंप्लीट कोर्स, उसमें जाके एक नया फोल्डर बना लेते हैं वीडियो 4 के नाम से, एंड उसमें जाके हम राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेते हैं। हम एक नई फाइल बनाएंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के नाम से, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस डॉट सी, एंड हम सी का बेसिक सिंटेक्स यहाँ पे लगा देंगे। एंड अब हम देखेंगे कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं। मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख लेता हूँ, प्लस कॉमा माइनस कॉमा डिवाइड कॉमा मल्टीप्लाई एंड कॉमा मॉड्यूलो, इसको कमेंट आउट कर लूंगा। हमको पता है कि एडिशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम दो नंबर लेते हैं, जैसे हमने दो नंबर लिए इंट num1 कॉमा num2। मैं num1 को 10 कर देता हूँ, num1 इज इक्वल्स टू 10 एंड num2 को 20 कर देता हूँ, इक्वल्स टू 20। अब हम इन पे कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है। मैं डायरेक्टली प्रिंट कर लेता हूँ, printf num1 प्लस num2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, क्योंकि दोनों इंटीजर्स है, एंड कॉमा डाल के मैं लिख लूंगा num1 प्लस num2 सेमीकोलन। हमको पता है कि num1 प्लस num2 करेंगे तो 10 प्लस 20 30 होता है। फिर अब मैं लिख लेता हूँ यही सेम चीज सबके लिए। यहाँ पे मैं लिख लूंगा num1 माइनस num2, बट ये नेगेटिव आ जाएगा तो इसकी जगह मैं num1 को 20 कर लेता हूँ एंड num2 को 10 कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे फिर num1 मल्टीप्लाई num2 कर लूंगा मैं, देन मैं कर लूंगा num1 डिवाइड बाय num2 एंड देन num1 मॉड्यूलो num2। हमें पता है कि पहले में num1 प्लस num2 20 प्लस 10 30 आएगा, num1 माइनस num2 20 माइनस 10 10 आएगा, num1 मल्टीप्लाइड बाय num2 20 इंटू 10 200 आएगा, num1 डिवाइड बाय num2 20 डिवाइड बाय 10 2 आएगा। बट num1 परसेंटेज num2 क्या करेगा? जो परसेंटेज होता है इसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, ऑलराइट। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, ये रिमाइंडर को प्रिंट करता है। जैसे 20 डिवाइडेड बाय 10 का रिमाइंडर होगा 0, यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा। इसको हम रन कर लेते हैं। ये हमें दे रहा है num1 प्लस num2 30, जो सही है। 20 प्लस 10 30 होता है, 20 माइनस 10 10 होता है, 20 इंटू 10 200 होता है, 20 डिवाइड बाय 10 2 होता है, एंड 20 मॉड्यूलो 10 0 होता है, क्योंकि 20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। अगर अब मैं इसको क्लोज करके बाकी सारी स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर दूं, एंड अगर मैं num2 की वैल्यू को 12 कर दूं 10 की जगह, तो अब जब हम num1 मॉड्यूलो num2 करेंगे हमें रिमाइंडर 8 मिलना चाहिए। इसको रन करते हैं। num1 मॉड्यूलो num2 गिव्स अस 8, ये सही है। मॉड्यूलो ऑपरेटर इज यूज्ड टू गिव द रिमाइंडर। आगे हम देखते हैं ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड क्या होते हैं। हमने ये बचपन से ही देखा होगा कि 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3, 12 इंटू 5 इक्वल्स 60, 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 5। इसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं। जो भी ये सिंबल्स होते हैं, प्लस, इज इक्वल्स टू, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन सबको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। एंड जो ये नंबर्स है 5 7 12 5 60, ये सब को हम कहते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो ऑपरेंड्स पे फंक्शन कोई परफॉर्म करते हैं। जैसे 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12 है, यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो प्लस और इज इक्वल्स टू है, एंड जो ऑपरेंड है वो 5 7 एंड 12 है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें कभी मैथ्स में कोई क्वेश्चन गिवन होता है कि 10x प्लस 25y, इसको सॉल्व कीजिए। मैथ्स में हम जब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम बॉड मास लगाते हैं, बट कंप्यूटर लैंग्वेजेस में बॉड मास एप्लीकेबल नहीं होती। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हम यूज करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? जैसे बॉड मास में ये डिफाइंड है कि पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हम यूज करते हैं कि जैसे अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट गिवन है
तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, देन हम प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे, एंड देन हम इज इक्वल्स टू को सॉल्व करेंगे। सो अब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को एक कोड के थ्रू समझते हैं। हम VS कोड में जाते हैं एंड एक नई फाइल बना लेते हैं op_pre.c के नाम से, एंड यहाँ पे हम C का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे हम दो नंबर्स बनाएंगे, int x इज इक्वल्स टू 10, कॉमा y इज इक्वल्स टू 5, एंड हम एक थर्ड वेरिएबल बना लेते हैं int z, जिसमें हम स्टोर करेंगे 10x प्लस 25y सेमीकोलन। सो यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? सो इसी पॉइंट पे मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा कि C में हम कोई भी ऑपरेटर को अज्यूम नहीं करते हैं कि वो प्रेजेंट है, कि जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में 10x प्लस 25y लिखते थे, सो ये हम अज्यूम कर लेते थे कि ये है 10 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू वाई। सो सिमिलरली हम C में ये अज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ पे इंटू का साइन है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे एरर आएगा। सो अब हो गया z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y। सो अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज d एंड z सेमीकोलन। सो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? 10 इंटू 10 100 प्लस 25 इंटू 5 125, तो 225 आंसर आना चाहिए। हम इसको रन करेंगे, सो द आंसर इज 225। सो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि आंसर 225 आया, सो ये आंसर बॉडमास के हिसाब से भी 225 आ रहा है एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से भी 225 आ रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। सो हमें ये ध्यान रखना है कि C लैंग्वेज में बॉडमास यूज नहीं होता, ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज होता है। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, सबसे पहले आते हैं मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड्यूलो सेम लेवल पे, देन प्लस एंड माइनस, एंड देन इज इक्वल टू का साइन। इज इक्वल टू के साइन को हम C लैंग्वेज या किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। ये C लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। सो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि सपोज यहाँ पे एडिशन की जगह डिवीजन का साइन है। सो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन तो सेम लेवल पे होते हैं। सो यहाँ पे एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। जो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन कॉमा डिवीजन जो होता है, वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यूज करते हैं। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है कि हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एंड जिस ऑर्डर में चीजें होती रहेंगी हम उनको वैसे वैसे सॉल्व करते रहेंगे। सो अब मैं आपको लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी कमेंट्स के थ्रू या एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे है 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 25 इंटू वाई। तो सबसे पहले होगा 10 इंटू एक्स, सबसे पहले हो जाएगा। सो सब 10 इंटू एक्स तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके बाद जो 10 इंटू एक्स का रिजल्ट है, सपोज मैं उसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ जिसका नाम है रिजल्ट। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो 10 इंटू एक्स का रिजल्ट है उसको रिजल्ट कहते हैं। सो इसके बाद होगा रिजल्ट डिवाइडेड बाय 25। सो रिजल्ट डिवाइडेड बाय 25 एंड नेक्स्ट स्टेप होगा जो रिजल्ट डिवाइडेड बाय 25 है उसको सपोज मैं रिजल्ट 1 में डाल देता हूँ। सो अब होगा रिजल्ट 1 इंटू वाई, रिजल्ट 1 इंटू वाई। सो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी कुछ इस तरह से फॉलो होती है कि सपोज यहाँ पे जो 10 इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू 10 है, तो पहले 100 हो जाएगा। देन उसके बाद हम 100 को 25 से डिवाइड करेंगे जो होता है 4, एंड देन हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो होता है 20। सो इसको कहते हैं लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए जिस ऑर्डर में ऑपरेटर्स आते हैं हम उस ऑर्डर में उनको लगाते रहते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस सिर्फ तब यूज होता है जब प्रॉपर ब्रैकेट्स का यूज नहीं हुआ होता है। जैसे हमने यहाँ पे 10 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू वाई जो ये है, अगर हम इसको प्रॉपर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे सो फिर इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस कुछ नहीं कर पाएगा। फिर ये 10 इंटू एक्स मतलब 100 डिवाइडेड बाय 125 ही होगा। ब्रैकेट्स हम प्रॉपर यूज करते हैं, सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी नहीं यूज होता। ये दोनों सिर्फ तब यूज होते हैं जब प्रॉपर ब्रैकेट्स आर नॉट यूज्ड। सो अब हम देखते हैं ऑपरेशंस बिटवीन क्या होता है। सो ऑपरेशंस बिटवीन का मतलब होता है कि अगर हम दो किसी पर्टिकुलर टाइप के डेटा टाइप्स के बीच में कोई ऑपरेशन करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आएगा। सो सपोज हम इंटीजर एंड इंटीजर के बीच में कोई ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट इंटीजर आएगा। जैसे हम 10 प्लस 2 करेंगे, ये दोनों इंटीजर्स है, सो रिजल्ट आएगा 12।
जो खुद भी एक इंटीजर है। एंड देन हम अगर फ्लोट एंड एक इंटीजर के बीच में ऑपरेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा फ्लोट। एंड अगर हम फ्लोट और फ्लोट के बीच में ऑपरेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आएगा फ्लोट। अब हम इसको सी में कोड करके देखते हैं। हम वीएस कोड में चलते हैं एंड एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम लिखते हैं ऑपरेशंस अंडरस्कोर बिटवीन डॉट सी। हम यहाँ पे सी का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे एंड सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड एन इंटीजर। सो इंट num1 is equals to 10 कॉमा num2 is equals to 2। सो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर लेता हूँ, printf num1 plus num2 is equals to %d num1 plus num2 सेमीकोलन। सो हम 10 और 12 को ऐड करेंगे और रन करेंगे। सो वो बोल रहा है num1 plus num2 is equals to 12। 12 भी एक इंटीजर है। सो num1 plus num2 होता है 12। सो अब अगर मैं ये इंटीजर्स को चेंज करके इंटीजर num2 is equals to 10 एंड मैं एक फ्लोट बना लेता हूँ, फ्लोट num1 is equals to 100 एंड मैं यहाँ पे num1 डिवाइडेड बाय num2 कर लूँ %f एंड डिवाइड। इसको मैं सेव करूँ एंड देन रन करूँ। तो ये कह रहा है num1 डिवाइडेड बाय num2 is equals to 10.0000000। तो ये इसलिए है क्योंकि अगर हम फ्लोट और इंटीजर के बीच में कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है वो फ्लोट आता है। सो यहाँ पे एक और चीज की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने num1 को 100 डिफाइन किया, जबकि ये एक फ्लोट है तो मुझे 100.00 या समथिंग डिफाइन करना चाहिए था। सो यहाँ पे सी कंपाइलर इसको अपने आप एक फ्लोट की तरह ले लेता है। इस चीज को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। जैसे अगर मैं यहाँ पे 100.00 की जगह 100 डिफाइन करूंगा तो अपने आप ही सी कंपाइलर जब उसको रीड करेगा तो वो 100.0000 समथिंग करके रीड करेगा। सिमिलरली अगर मैं इस num2 को 10.5 डिफाइन कर देता तो इसको जब सी कंपाइलर रीड करता तो वो इसको 10 ही रीड करता, वो उसको अपनी वैल्यू में डिग्रेड कर देता। जैसे इंटीजर में अगर हम फ्लोट डिफाइन करेंगे तो वो उसको इंटीजर ही बना देगा। सो इस चीज को कहते हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग बाय द सी कंपाइलर। तो अब हम देखते हैं थर्ड केस जहां पे दोनों ही नंबर्स फ्लोट है। सो फ्लोट 100, एक तो फ्लोट नंबर 100 है एंड दूसरा num2 is equals to 5 सेमीकोलन। एंड मैं यहाँ पे इसको अब अगर सेव करके रन करता हूँ सो वो 20 दे रहा है क्योंकि ऑपरेशन बिटवीन अ फ्लोट एंड अ फ्लोट गिव द फ्लोट। हमने टाइप कास्टिंग के बारे में अभी बात कर लिया है कि अगर हम किसी इंटीजर में कोई फ्लोट वैल्यू डाल देंगे सो सी कंपाइलर उसको एक इंटीजर बना देगा एंड अगर हम सिमिलरली किसी फ्लोट में कोई इंटीजर वैल्यू डाल देंगे सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसमें डेसिमल डॉट 00 ऐड कर देगा। सो अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। हमने बात की थी कि 3 टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं सी में, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड द थर्ड वाज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती है जो डिटरमाइन करती है एक प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को कि किस फ्लो में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो ये 4 टाइप के होते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एंड केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। हम बात करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वो है जो हमने अभी तक देखी है कि हम जिस ऑर्डर में सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखते थे वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती रहती है। इसको कहते हैं सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब आते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती है इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब आता है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में आता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सब इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंड देन आता है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में आता है स्विच केस। ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड स्विच केस हम इस वीडियो में ही पढ़ने वाले हैं एंड लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अब हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। सो इफ एल्स स्टेटमेंट में आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज एक स्टेटमेंट है कि इफ द यूजर इज ग्रेटर देन 18 ईयर्स ही कैन वोट एल्स ही कैन नॉट वोट। मतलब अगर कोई यूजर 18 ईयर्स से बड़ा है तो वो वोट कर सकते हैं एंड अगर उनकी एज 18 ईयर्स से कम है तो वो वोट नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट मींस कि इफ सम पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट देन एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अदरवाइज इफ इट इज नॉट मेट देन एग्जीक्यूट द अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अब हम इसको सी में कोड करके देखते हैं। हम अपनी वीएस कोड में जाएंगे एंड एक नई फाइल बना लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे if else डॉट सी। हम सी का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे
एंड देन हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट एज सेमीकोलन। हम यूजर से मांग लेते हैं उसकी एज, हम मांगते हैं scanf %d एड्रेस ऑफ एज सेमीकोलन। सो अब हम लिखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर मैं इफ लिख के टैब दबाऊंगा सो इफ एल्स का वो इफ पूरा अपने आप प्रिंट हो जाएगा। सो मैं इसकी कंडीशन को चेंज करके मैं लिख देता हूं इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो आप प्रिंट कर दीजिए यूजर कैन वोट एंड एल्स printf यूजर कैन नॉट वोट। सो इसका मतलब है कि अगर यूजर की एज 18 से बड़ी है सो ये प्रिंट करेगा यूजर कैन वोट, एंड अगर यूजर की एज 18 से बड़ी नहीं है तो ये प्रिंट करेगा यूजर कैन नॉट वोट। सो मैं इसको रन करता हूं। सो उसने मुझसे एज मांगी, सपोज मैं डाली 19, सो यूजर कैन वोट। एंड अगर मैं अपनी एज डालता हूं 12, सो वो कह रहा है यूजर कैन नॉट वोट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट का यही काम है कि इफ सम पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट देन एग्जीक्यूट अ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड इफ इट इज नॉट मेट देन एग्जीक्यूट अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो अब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम जाते हैं VS कोड में एंड हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो हम जो देखते हैं लेस देन, ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू, ये सब होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। आपने देखा होगा लेस देन का मतलब कि सपोज A इज लेस देन B, ग्रेटर देन का मतलब A इज ग्रेटर देन B, लेस देन इक्वल टू का मतलब कि A की जो वैल्यू है वो या तो B से लेस हो या इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब किसी A की वैल्यू या तो B से ग्रेटर हो या इक्वल हो, एंड इक्वल टू का मतलब C लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है इक्वल टू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम कहते हैं इक्वल टू इन सी लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर हमें बोलना है कि A इक्वल टू B, तो हम A इक्वल टू B को असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे A इक्वल टू B। इसका मतलब होता है कि A और B में जो वैल्यू है वो सेम है। सो इनको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी इनको यूज करके हम एक क्वेश्चन लिखने वाले हैं। सो हम एक नई फाइल बना लेते हैं question1.c। हम C का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे एंड हम एक वेरिएबल दो वेरिएबल बना लेते हैं। सपोज इंट a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 10। सो मैं यहाँ इफ एल्स स्टेटमेंट लगाता हूँ कि इफ a इक्वल्स टू b तो प्रिंट कर दो ट्रू, वरना प्रिंट कर दो फॉल्स। सो एल्स printf फॉल्स। इसके आगे मैं लगाऊंगा सेमीकोलन, इसको सेव करके मैं रन करूंगा। सो वो कह रहा है ट्रू। तो इससे प्रूव होता है कि जो ये इक्वल टू डबल इक्वल टू का साइन है ये सी लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इक्वल टू का साइन होता है। सो यहाँ पे हम एक और रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं किया, वो है नॉट इक्वल टू। सो अगर हमें कोई स्टेटमेंट लिखनी है कि सपोज इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हम लिखेंगे ए एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू बी। जो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू है इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू बी। सो यहाँ पे अगर a इक्वल नॉट इक्वल टू b है तो मैं प्रिंट कर दूंगा ट्रू, वरना मैं प्रिंट करूंगा फॉल्स। सो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होना चाहिए क्योंकि a इक्वल टू b है और ये फॉल्स ही प्रिंट हुआ।